नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारी सेकेंड बुक है, यानी कि हमारी विज्ञान पाठ्य पुस्तिका भाग 1, उसका 4th चैप्टर जिसका नाम है भारतीय कलाएं। तो देखिए ये जो हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका है, इसमें काफी लेंथी चैप्टर्स हैं और काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला चैप्टर जो है काफी कॉमन चैप्टर है हमारा, बहुत ही ज्यादा एक तरह से इसमें जानने योग्य। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि चैप्टर का नाम ही है भारतीय कलाएं, तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने अपने पाठ्य पुस्तिका से ही शुरू किया है, यानी कि इसको हम बुक से ही डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कलाओं की अपनी भाषा होती है, यानी कि जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी अलग अलग कलाएं हैं, उन सब की अपनी भाषा होती है। जैसे हमने कहा हमारे देश में हमारे भारत में, हमारा जो भारत है विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं, एक तरह से जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, रीति रिवाज से संबंधित और जो संस्कृत सभ्यता संस्कृति से संबंधित बहुत सारे अलग अलग हमारे यहाँ पर एक तरह से ट्रेडिशन है, अलग अलग रीति रिवाज है हमारे देश में, और उन सब में एक तरह से अलग अलग कलाएं हैं। तो एक चीज होती है कि जो मेन होती है, जो एक मेन चीज होती है वो सब में कॉमन होती है, लेकिन तरीका जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है भारतीय कलाओं के बारे में बताया गया है कि कितनी सारी चीजें हैं और सब सब चीजों की यहाँ पर बताएगी कि अपनी भाषा होती है। ठीक है ना, जितनी भी कलाएं होती है सब में अपनी भाषा होती है। वो कुछ ना कुछ वहां से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है, कुछ बता रही होती हैं, कुछ समझा रही होती हैं हमें। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति और भावों विचारों की भाषा को व्यक्त करते हैं, वैसे ही ये चित्रकारी जो होती है या संगीत जो होता है या नृत्य जो होता है, इससे भी हम क्या करते हैं, अपने आसपास की जो प्रकृति होती है उसको अभिव्यक्त करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है कि जैसे हमने कहा कि जो विचार होते हैं, ठीक है, विचार होते हैं, जो प्रकृति होती है, प्रकृति के जो विचार होते हैं और एक तरह से भावों को भाषा में व्यक्त करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की जो भी चीजें होती है वो हम उसको किससे व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को भाषा से व्यक्त करते हैं। और वैसी ही ये जो चित्रकारी होती है, ये जो चित्रकारी होती है या ये जो कला होती है, ये जो नृत्य होता है, ये संगीत होता है, ये सब भी क्या होता है, ये सब भी हमें हमारे आसपास की जो प्रकृति होती है उन सबको अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ एक तरह से सुनते हैं, ठीक है, हम जो भी कुछ देख रहे हैं या जो भी कुछ सुन रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में एक तरह से नए नए तरीके से कहना और अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। यानी कि जो हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो कुछ नए नए तरीके से या तो कुछ कहना चाहती है या फिर हमें कुछ अभिव्यक्त करना चाह रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पर कहा है, समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। जो समुद्र में उठती गिरती जो लहरें होती हैं, उनसे चित्रकार जो है उसे अपने रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में एक तरह से सजाता है। जो समुद्र में उठ रही लहरें होती हैं उनको चित्रकार क्या करते हैं, अलग अलग रंगों में सजा देते हैं। और जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है उसको एक तरह से क्या किया जाता है, जो गायक होते हैं वो उनको अपने स्वरों में सजाते हैं। नृतक मन के भावों को, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि जो हमारे आसपास, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, ये हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह रहा होता है। जैसे हमने कहा कि एक जो चित्रकार होता है ना, उसके लिए पूरी प्रकृति जो है रंगों से भरी हुई है। पूरी प्रकृति में से वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह के जो रंग है वो निकाल लेता है और अपनी कला में वो दिखा देता है। और जो एक संगीत प्रेमी व्यक्ति है, उसको प्रकृति में हर जगह से
चाहे वो चिड़ियों की चहचहाहट हो, चाहे कुछ भी हो, उससे वो क्या करता है, संगीत निकाल लेता है। एक नृत्यक होता है, वो अपने हाव भावों को, अपने मन के भावों को वो नृत्य की मुद्राओं द्वारा क्या करता है, व्यक्त करता है। अलग अलग तरह की मुद्राएं जब वो बनाता है तो उससे वो क्या करता है, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कलाओं के बारे में, तो अभी मैं काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगी कि चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में, कभी चित्र के माध्यम से, कभी गीत के माध्यम से, कभी नृत्य के माध्यम से, तो कभी संगीत के माध्यम से ये कहने और सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। यानी कि ये जो परंपरा है, कौन सी परंपरा, कि कभी गीत चित्र के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन, कभी गीत के माध्यम से कला का प्रदर्शन, कभी नृत्य के माध्यम से कला का प्रदर्शन, कभी संगीत के माध्यम से कला का प्रदर्शन। और एक तरह से ये सब क्या है, प्रकृति के भाव हैं। ये सब क्या है, प्रकृति के भाव है। और इनको कहने और सुनने की जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है। यानी कि हम एक तरह से गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, इन सब को हम सदियों से जानते हैं और सदियों से हम इनको समझ रहे हैं। और आज भी सारी चीजें आपने देखा होगा कि अब देखिए नए तरीके का संगीत आ गया है, ठीक है, और आर्ट भी बहुत नए नए तरीके की जो क्रिएटिविटीज हैं वो लोग करने लगे हैं। नृत्य में भी आपने देखा कि बिल्कुल जो है मुद्राएं बिल्कुल चेंज हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, चीजें लगातार जो है नए नए तरीके से लोगों के सामने आ रही है, नए नए तरीके से हमारे सामने आ रही है, ठीक है। तो हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। हमारा जो भारत देश है ये उत्सव धर्मी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत सारे एक तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग जो है साल भर में, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 अलग अलग धर्म हैं। और आपने देखा होगा कि अलग अलग जो धर्म हैं, इन अलग अलग धर्मों में आपने देखा होगा कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा त्योहार जो होते हैं वो हिंदुओं के ही होते हैं। यानी कि देखिए जो मुख्य त्योहार है जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी, या इनके अलावा भी आपने देखा होगा कि अपने एरिया के हिसाब से, अपने एक तरह से ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्व होते हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो साल भर में लगभग कम से कम हम बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो उत्सव धर्मी है और यही विविधता ही हमारी पहचान है। और देखिए होता है ना कि लोग कैसे पहचानेंगे, लेकिन हमारी जो पहचान है वो यही है, विविधताओं में भी एकता। यानी कि हम विविधताओं से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी हम एक भारत में रहते हैं। एक भारत हमारा है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ हमारे पास विविध कलाएं और अनूठी पहचान है कि ये जो हमारी बहुत सारी संस्कृतियां हैं और बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं, उनके साथ साथ हमारी विविध कलाएं भी, यानी कि हमारी अलग अलग तरह की कलाएं भी हमारी एक अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में, चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे आप दक्षिण भारत ले लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप बंगाल ले लीजिए, एक तरह से एक जितने भी एक तरह से हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, असम से लेकर दक्षिण भारत से लेकर आपका उत्तर भारत से लेकर, जितने भी चारों तरफ हमारे जितने भी एक तरह से राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी विशिष्ट कलाएं हैं, सबके अपने अपने विशिष्ट तरीके हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज में अगर बताऊं कि शुरुआत कहाँ से, आपको समझ कैसे आएगा कि क्या यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई पूजा पाठ होती है, शादी ब्याह होता है, त्योहार होता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कला का जो एक कहते हैं ना एक ट्रेडिशन, जो एक
संस्कृति जो है हमारी वो कहाँ देखने को मिलती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घरों की लिपाई करते हैं, चाहे गोबर से करते हैं, चाहे मिट्टी से करते हैं, चाहे पानी से साफ करते हैं, घरों की लिपाई की जाती है, साफ सुथरा किया जाता है। फिर उसमें ऐपण, आपने देखा होगा, ये उत्तराखंड का एक ट्रेडिशन है, ऐपण, ठीक है। फिर ऐपण डाले जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, संक्रांति हो, शादी हो, विवाह हो, पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, घर की साफ सफाई करके घर की देहली को, पूजा स्थान को और एक तरह से जो भी पूजा में प्रयुक्त बर्तन है उन पर ऐपण कला की जाती है। तो वही ट्रेडिशन है कि हमारी कलाओं को हमारे रीति रिवाजों से, हमारी संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि वो हमेशा हमारे साथ है, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी, इसी चीज को बचाने की जरूरत है। ये कलाएं देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कभी भी हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है, हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। और ये कलाएं क्या है, ये कलाएं जैसे हमने कहा जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह से लेकर पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। जैसे हमने देखा कि दक्षिण भारत में बहुत सारे फेस्टिवल, पंजाब में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं एक तरह से किससे संबंधित, हमारे खेती बाड़ी से संबंधित। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा त्योहार आने वाला है बैसाखी, ये पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जब गेहूं की फसल जो है कट रही होती है या कट जाती है, तो उस टाइम पे बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। इसी तरह से ओणम मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल्स हमारे जो है, ये खेती बाड़ी से रिलेटेड हमारे फेस्टिवल है। तो इन सब चीजों में जो काम किए जाते हैं, जो कलाएं उस टाइम पे होती है, तो उनको इन चीजों से अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमने कहा, मनुष्य के जीवन से जुड़े होने के कारण ही भारत ये विशिष्ट कलाएं कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। देखिए, हमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी है और साथ ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं जो है विरासत के प्रति, कि हमें लगता है ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमें इसे बचा कर रखना है, हमें इसे आगे तक लेकर जाना है, हमें इसे आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान देना है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव और एक ही ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। सबसे मेन चीज जो है कि एक तो क्या होता है कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो त्योहार है, ये जो फसलों से कलाओं का ये जो जुड़ाव है, एक तो क्या है कि ये हमारे मनोरंजन या हमें क्या करता है, ये मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है कि केवल एक तरफ, ठीक है, कि हम केवल एक तरफ ही नहीं जा रहे हैं, हमारा ध्यान दूसरी तरफ भी है, हमारी सभ्यता पर भी है, हमारी संस्कृति पर भी है। और दूसरी ओर ये क्या कर रहा है, ये प्राचीन परंपराओं से, जो हमारे देश की प्राचीन परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज, जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं हमारे प्राचीन काल से हमारे देश में, उनमें भी ये निरंतरता बनाए रखता है। यानी कि अगर हमने इसे छोड़ दिया, देखिए आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास ये टाइम नहीं होता। जैसे मैंने कहा ऐपण कला, तो अब देखिए चीजें बदल गई है। पहले क्या होता था, गांव में मिट्टी से पहले लिपाई की जाती थी घर की, उसके बाद जो चावल का आटा होता था, देखिए मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एग्जांपल आपको बिल्कुल लाइव आपके घर के आसपास आपको सामने मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये एग्जांपल आपको दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारे किस तरह से ये हमारे तिथि त्योहारों से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हमारी सभ्यता को ये निरंतरता प्रदान कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले के टाइम में क्या होता था, मिट्टी के घर होते थे, तो उस टाइम पे मिट्टी से लिपाई की जाती थी, और मिट्टी से लिपाई करने के बाद चावल को बारीक करके पीस के, बिल्कुल चावल को बारीक करके पीस के उससे सफेद रंग बनाया जाता था, और फिर उस लाल रंग की मिट्टी पर सफेद रंग से कला बनाई जाती थी, एक तरह से ड्राइंग बनाई जाती थी, ठीक है, यानी कि ऐपण दिए जाते थे, और घरों की देहरी पर, दीवारों पर और मंदिर पूजा स्थान पर ऐपण दिए जाते थे, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, क्योंकि अब सबके घर क्या है, अब सबके घर सीमेंट के हैं, ठीक है, ईंट पत्थर के हैं,
और आपके मार्बल्स के हैं, तो क्या होता है उस पे तो लिपाई नहीं की जा सकती, उस पे अगर हम लिपाई कर भी देते हैं वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। तो अब कैसे उसको बनाया जाता है, अब चेंज हो गया ट्रेडिशन, अब उस पर रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है, और रेड कलर का पेंट करने के बाद उस पर व्हाइट कलर से एपण दिए जाते हैं, व्हाइट कलर से उस पर कलाकारी की जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जिस भी तरह से हो, ठीक है, भले ही ये समय के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने हमारी प्राचीन परंपराओं को सतत निरंतरता उनमें बनाए हुए है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच की जुड़ाव की कड़ी है। यही चीजें जो है ये हमारी कलाएं ही हैं जो अतीत और वर्तमान को जो है जोड़ के रखती है। ठीक है, अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जो अगर आज हम प्राचीन चीजों के बारे में देखें, प्राचीन चीजों के बारे में जाने, तो हम पाएंगे कि जितनी भी जनजातीय या लोक शैलियां हैं, लोक कला की जो शैलियां हैं, उनमें एक व्यवस्था होती है, एक पहले से ही, क्योंकि ये काफी टाइम पहले से चली आ रही है, तो उसमें एक व्यवस्था होती है जो बनी हुई होती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का भी आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। पहले के दौर में, जो पहले का समय था, उसमें जितनी भी कलाएं थी, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो गायन कला हो, चाहे वो आपका आर्ट एंड जैसे चित्रकला हो, ये इसका जो मुख्य संबंध था, जो मेन जो संबंध था, वो था एक तरह से लोक या समूह से ही था। आम जो लोग थे और उनके ग्रुप्स जो थे, आम लोगों का समूह जो था, लोक या समाज से। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड के जो देखा होगा कि पुराने जितने भी गीत हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया झोड़ा, चांचरी, ठीक है, ये सब क्या है, ग्रुप्स में गाए जाने वाले हैं। संगीत भी ग्रुप में गाया जाता है और नृत्य भी आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्रुप्स में, बिल्कुल एक तरह से 100, 200, 50 लोगों का पूरा ग्रुप होता है और वो किस तरह से नृत्य करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती थी, ये समूह से जुड़ी होती थी। आम लोक, लोक अर्थात आम जनता जो है, ठीक है, आम जनता से जुड़ी हुई और समूह से होती थी, ग्रुप्स में होती थी। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा, तो अब ये धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। अब देखिए, बाद में जब इन सब चीजों का संबंध व्यवसाय से जुड़ा, कि जिसको भाई देखिए धीरे धीरे लोग एक तरह से अपने आप में व्यस्त होने लगे, और जिसका एक तरह से इसमें रुझान है, रुचि है, वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और ये सब चीजें व्यक्ति केंद्रित होती गई। ठीक है, मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई, और धीरे 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 क्या हुआ कि पहले ये आम हुआ करती थी, ठीक है, लोक प्रचलित हुआ करती थी, लोगों में केवल हुआ करती थी। जो मध्यकाल आया, मध्यकाल आते आते ये राजाओं के संरक्षण में चली गई, यानी कि अब जो सब चीजें होती थी वो राजा जब तक नहीं कहता था, यानी कि राजा के कहने पर होती थी या राजा के दरबार में होती थी, या इस तरह से वो एक तरह से राजाओं द्वारा शासकों के संरक्षण में चली गई थी। और धीरे धीरे, क्योंकि शासकों के संरक्षण में जाने से वो क्या हुआ कि वहां पर उस पर कुछ नियम लगे, तो वो शास्त्रीय नियमों से बंध गई। ठीक है, कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। और वो उस टाइम पे जितने भी कलाकार थे और जितने भी लोग थे, उनको उनकी रुचियों के हिसाब से, उनकी अभिरुचियों के अनुसार कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जैसे कहा कि इस तरह से मंदिरों और महलों में भी ये विकसित हुई कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। जैसे मंदिर में जो कीर्तन हुआ करते थे और महलों में जो एक तरह से हुआ करता था नृत्य, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या हुई, इनमें शास्त्रीय स्वरूप इनमें विकसित होता गया, शास्त्रीय स्वरूप को ये ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में
पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी और ये धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य आया था तो उसपे पराकाष्ठा पर ये पहुंच गई थी। देखिए आपने क्लास 8th की, आप क्लास 11th में हैं अभी और आपने क्लास 8th की यदि सेकंड बुक आपकी भारत की खोज चैप्टर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा तो आपने भारत की खोज जो बुक है उस बुक में आप देखेंगे ये सारी चीजें कि किस तरह से हमारे देश में कलाओं का विकास हुआ, किस तरह से एक तरह से अलग अलग जो वेद पुराण उपनिषद आए, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य में तो ये पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। जो भरत मुनि थे उनके नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना और जो कला के लिए अब तक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र ने संगीत, देखिए फिर क्या हुआ कि शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर जो शास्त्र था उसने क्या किया, जो संगीत था, नृत्य था, अभिनय कलाएं जो थी उनको एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया और फिर लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। फिर भी जो लोक कलाएं थी, जो आम लोगों में प्रचलित जो कलाएं थी, लोक कलाएं, वो अपनी जमीन से जुड़ी रही। ठीक है, आज की कलाओं को की जड़ें लोक में ही है, यानी कि आज जितनी कलाएं जो है विकसित हुई हैं इन सब की जो जड़ें हैं वो कहाँ है, लोक में, यानी कि आम जनता में ही है, लोक में है इनकी जड़ें अभी भी। और चाहे वो चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, या फिर चाहे नृत्य कला हो, या शास्त्रीय जो लोक कलाएं और शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इसकी ताकत है। जो शास्त्रीय संगीत है और जो लोक कलाएं हैं उनके बीच का जो संवाद है, उनके बीच का जो एक संवाद है वही इसकी मुख्य ताकत बनता है, वही इसको कभी भी खत्म नहीं होने देता, क्योंकि तभी ये आज तक आम लोक तक जो है जुड़ा हुआ है। अब देखिए चित्रकला की बात करें, शुरुआत से एक एक कला को हम यहाँ पर लेंगे, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत को, ठीक है। तो जैसे चित्रकला की बात करें तो प्राचीन काल से ही चित्रकारी हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। और प्राचीन काल से क्या कहें, जब आपने देखा होगा कि जब जो मनुष्य था, जब मनुष्य जो है को अक्षर ज्ञान नहीं था, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस टाइम से चित्रकला हमारे साथ है, क्योंकि वो क्या करता था, अपने भावों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो चित्रों के माध्यम से ही करता था। मैंने आपको ये चैप्टर में भी पढ़ाया है कि किस तरह से अगर उसको एक तरह से मनुष्य का चित्र बनाना है तो वो किस तरह से बनाता था, ठीक है। इस तरह से अगर जैसे चित्र बना दिया, ठीक है, पेड़ को अगर उसको दर्शाना है तो वो इस तरह से चित्र बना देगा, ठीक है। सूर्य का अगर चित्र बनाना है तो वो इस तरह से बना देगा। तो ये एक भाषा उस टाइम पे थी विचारों को अभिव्यक्त करने की, विभिन्न प्रकार के, कभी कौवे का चित्र, कभी मनुष्य का चित्र, कभी पेड़ का चित्र, कभी सूरज का चित्र, ठीक है। तो अलग अलग तरह के चित्र जो है उनके द्वारा उस टाइम पे बनाए जाते थे, किस लिए, अपने विचारों को, अपने भावों को जो है व्यक्त करने के लिए, वो चित्रकला शैली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा ये प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, जब हमारे पास भाषा नहीं थी। देखिए वहीं से शुरुआत हो रही है, जब मैंने बताया कि जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषाओं को लिखना पढ़ना मनुष्य नहीं जानता था, तो उस टाइम पर भी जो अभिव्यक्ति थी, यानी कि ये सब चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी, यानी कि इसी से मनुष्य जो है अपने विचारों को, अपने भावों को जो है अभिव्यक्त करता था। अगर उसको किसी एनिमल का चित्र बनाना होता था तो वो इस तरह से जो है चित्र बना देता था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो थी वो शुरुआत से ही हमारे साथ थी, यानी कि चित्रकला जो है बहुत ही प्राचीन कला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर कहा कि प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्यों ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया था। जो हमारा प्रागैतिहासिक
समय था, जिस टाइम पे मनुष्य जो है एक तरह से एक साधारण मनुष्य की तरह वो बन रहा था। जब वो खाना पीना सीख रहा था, यानी कि वो भोजन पका कर खाना सीख रहा था, वो ग्रुप समूह बनाकर रहना सीख रहा था, वो धीरे धीरे खेती करना सीख रहा था। तो उस टाइम पे जो उनका एक तरह से अभिव्यक्ति का माध्यम था, क्योंकि जब शब्द ज्ञान नहीं है तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। वो तो क्या करते थे, जानवरों की तरह आवाज निकालते थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। आप सभी को पता है कि जो हमारा आदि मानव था वो किस तरह से गुफाओं कंदराओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था जानवरों का, और किस तरह से वो वहां पर फिर धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना शुरू किया, कैसे हमारा जो विकास का एक प्रोसेस है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो प्रगतिहासिक समय था, उसने अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्र के माध्यम से ही व्यक्त किया था। यानी कि उस टाइम पे मनुष्य जो है चित्र से ही अपने सारे विचार, अपने भावों को व्यक्त करता था। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। जो प्राचीन चित्रों के जो नमूने थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो शैल चित्रों को यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है, प्राचीन चित्रों के ये नमूने हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पर पेड़ भी दिखाया गया है, यहाँ पर नदी दिखाई गई है, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग दिखाए गए हैं, मनुष्य दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर इन्होंने लोगों को बनाया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नृत्य कला करते हुए, यहाँ पर नृत्य करते हुए लोग हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नृत्य करते हुए लोग हैं। यहाँ पर देखिए कोई साफ सफाई करते हुए लोग दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है नदी बनाई जा रही है, यहाँ पर खेती करते हुए लोग बनाए गए हैं। इधर भी यहाँ पर खेत में कुछ काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये सारा जो चित्र था, ये क्या था, विचारों को व्यक्त करने का ही एक माध्यम था। और शैल चित्र जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। यानी कि जो चट्टाने होती थी, जहां पर जो एक तरह से हमारा प्राचीन जो मानव है वो रहता था, तो वहां पर बने हुए ये रंगों से, प्राकृतिक रंगों से बने हुए शैल चित्र हैं। और ये बहुत सारी गुफाओं में भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने शुरुआत में यहाँ पर दिखाया था, देख सकते हैं आप, ये है भीमबेटका की गुफा के चित्र। जो देखिए भीमबेटका की गुफा, और उसकी उन भीमबेटका की जो गुफा है उसके जो दोनों तरफ जो पत्थर हैं, वहां पर भी बहुत सारे चित्र जो है देखने को मिलते हैं। ये देखिए भीमबेटका की गुफा के चित्र। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक हाथी का चित्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाथी, ये सूंड है, ये उसके दो दांत हैं बड़े बड़े। ठीक है, और यहाँ पर ये उसके पैर है, और ये पूंछ है छोटी सी। और फिर ये वाला चित्र देखिए आप, इस पर हाथी पर बैठा हुआ आदमी। देखिए ये हाथी है और हाथी के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। ये चित्र देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र हैं जो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारे चित्र हैं भीमबेटका की गुफा के चित्र। ये गुफा चित्र हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले ये चित्र जो है गुफाओं में ही मिलते थे। गुफाओं में क्यों मिलते थे? जैसे मैंने बताया कि वहीं पर जो है मनुष्य, जो हमारे आदि काल का, जो हमारा एक तरह से प्रागैतिहासिक टाइम था, उस टाइम का जो मनुष्य था वो इसी तरह की गुफाओं में रहता था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा के शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों में शिकार करना, नृत्य करना, संगीत, कला, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। यानी कि उन्होंने पूरी अपनी जो दैनिक जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां हैं, उनको उन्होंने इसमें दिखाया है। तो उन गतिविधियों में जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि शिकार करना, उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मानव का जो मेन काम होता था, मुख्य जो उसका काम होता था, वो होता था शिकार करना। वो जानवरों का शिकार करता था और खाता था। और वो जो शिकार के लिए जो बनते थे अस्त्र शस्त्र, वो भी पत्थरों के बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से नृत्य करना, संगीत कला, जो जानवर उन्होंने थोड़ा बहुत पाले हुए थे, युद्ध करना, साज सज्जा, ये सब कुछ वहां पर दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। यानी कि गुफाओं में
कलाओं को सृजित करके रखने की, कलाओं का सृजन करके रखने की एक प्राचीन परंपरा जो है हमारे देश में रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो चित्र आपके सामने दिया गया है ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर भित्ति चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, कितना सुंदर ये डिजाइन यहाँ पर निकाला हुआ है। और ये है एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर का चित्र। ये एलोरा की गुफा है और इसमें देखिए कितना सुंदर ये कैलाश मंदिर का जो चित्र यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है इन्हीं आकृतियों के लिए विख्यात है। उसके बाद यहाँ पर चौथी से छठी सदी, जो चौथी सदी से छठी सदी के बीच जो गुप्त साम्राज्य, वो कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता था। यानी कि जो चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी का जो ये समय था वो कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता था। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों में खोदी गई हैं। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो शायद चौथी से छठी शताब्दी के बीच ही खोदी गई है। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए और बाग और बादामी की गुफाएं भी, देखिए ये बाग और बादामी की जो गुफाएं हैं वह उसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। देखिए ये जो अजंता की दीवारें हैं इस पर बने हुए जो चित्र हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए हैं। 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई थी। देखिए जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि चौथी से छठी या शताब्दी तक की है। और उसके बाद जब वहां पर एलोरा की गुफाएं जब काटकर तैयार की गई थी तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्हीं के बीच कैलाश का एक विशाल मंदिर है। इन्हीं गुफाओं के बीच कैलाश का एक विशाल मंदिर है। और इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है, यानी कि कितना सुंदर उस टाइम पे कैसे वो मंदिर जो है बनाया होगा। तो उन्हीं मानुषी कला को देखकर, सृजन देखकर आश्चर्य होता है कि उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना भी कैसे की होगी। सोचिए उस टाइम पे मनुष्य के दिमाग में ये सब चीजें आई कैसे होंगी, उसने ये कल्पना भी कैसे की होगी। और उस कल्पना को साकार करने के लिए उसने उस टाइम पे कितना परिश्रम किया होगा। ठीक है, उस कल्पना को साकार करने के लिए मनुष्य ने उस टाइम पे कितना परिश्रम किया होगा। और लगभग इसी टाइम पे निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यानी कि इसी टाइम पे, लगभग इसी समय के आसपास एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं, जहां त्रिमूर्ति की एक जबरदस्त मूर्ति है, त्रिमूर्ति। ठीक है, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम, जो दक्षिण भारत का महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति जो है वो कला और तंजोर की चित्रकला, कला कौशल के अद्भुत उदाहरण है। जो कहाँ, दक्षिण भारत का महाबलीपुरम। और देख सकते हैं आप किवाड़ चित्रकारी, ये राजस्थान का है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने कहा कि जिसे हम लघु चित्र के नाम से जानते हैं, और वो 2 प्रकार के हैं। एक स्थायी जो कपड़ों और किताबों, लकड़ी और कागज पर किया जाता है। ठीक है, इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी है। आपने देखा होगा कि ये कलाकारी केवल और केवल दीवारों पर ही नहीं, बल्कि एक जो जैसे हम लघु चित्रों के रूप में जिसको जानते हैं वो 2 प्रकार की है। एक स्थायी होती है जो कपड़ों पर की जाती है, आपने देखा होगा पंजाब की फुलकारी। ठीक है, इसी तरह से इन सब में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी। ठीक है, और जैसे पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक होती है। यानी कि इनमें जो ये किए जाते हैं, इनमें सारी सामग्री जो होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है। इन चित्रों की विशेषता है कि इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां, इन चित्रों की जो विशेषता है वो है विभिन्न प्रकार की शैलियां।
वनों, गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। जो इन चित्रों की विशेषता है वो क्या है कि ये विभिन्न प्रकार की शैलियों में मिलती है, अलग अलग प्रकार की शैलियों में मिलती है। और जो अलग अलग लोग होते हैं, चाहे वो गांव के लोग हों, ठीक है, वनों में रहने वाले लोग हों, तो इनकी अपनी अपनी शैलियां होती हैं चित्रकारी करने की। और जैसे हमने कहा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं। जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलाकार हैं, वो इस तरह से, जो हमने ऊपर आपको दिखाया, इस तरह से लकड़ी के जो किवाड़ चित्र आप देख सकते हैं, ये सब लकड़ी पर हो रही है कलाकारी, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लकड़ी है, ये सब लकड़ी है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की कलाकारी है जो लकड़ियों पर एक तरह से करते हैं। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पट्ट चित्र, ये उड़ीसा का है, ये दीवारों पर लगाया जाता है, ये पट्ट चित्र है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर। तो इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। और इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। ये जो चित्रकारियां होती हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें चित्र के माध्यम से जितनी भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है, उनको अभिव्यक्त किया जाता है। उड़ीसा का पट्टचित्र, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। देखिए उड़ीसा का, देखिए ये जो पट्टचित्र है, यहाँ पर कवि के जो गीत गोविंद हैं उनको उकेरा गया है, देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो है अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल रंग से, अब देखिए ये सब मैंने क्या कहा, ये सारी चीजें क्या होती है, प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले हमारा दिया था उत्तराखंड का ही उदाहरण कि किस तरह से लाल मिट्टी से जो है दहलीज को रंगा जाता था। लाल मिट्टी, जो गेरुआ मिट्टी होती है, उससे दहलीज को रंगा जाता था। फिर चावल के आटे को पीसकर महीन पीसकर उससे जो है डिजाइन बनाए जाते थे, उससे ऐपण दिए जाते थे। तो ये सब प्राकृतिक चीजों से बने हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उसे उकेरते हैं। देखने की बात यह है कि गीत गोविंद के पदों को नृतक ओडिसी नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जो गीत गोविंद के गीत के पद हैं, संगीत के पद हैं, वो जो उड़ीसा के लोग हैं उसे ओडिसी नृत्य करके उसके माध्यम से उनकी गीत को उनको व्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मिथिला की चित्रकारी में आपने देखा होगा मधुबनी पेंटिंग्स आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा एक तरह से कॉस्टली ये होती हैं और एक तरह से बहुत ही ज्यादा इन पे टाइम लगता है और बहुत बारीक इनकी एक तरह से कला होती है। तो मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है और अब भी बहुत सारे कलाकार इसको जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लघु लोक कलाओं की बहुत ज्यादा मांग है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और लोग, जैसे राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होते हैं, वो इन लघु लोक कलाओं की बहुत ज्यादा मांग रखते हैं। अस्थाई कलाओं में कोहबर, जैसे अस्थाई कलाएं होती है उसमें कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी ज्यादा प्रचलित हैं। और इन कलाओं में का संबंध, जैसे मैंने कहा, शादी, त्योहार, उत्सवों से है। अब देखिए ये अस्थाई कला है, यहाँ तक जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे वो सब स्थाई कलाएं थी। जैसे मैंने कहा, जो जिनको हम एक तरह से बाहर बेच सकते हैं। लेकिन ऐपण और ये कोहरा, अल्पना, रंगोली जैसी ये सब क्या है, अस्थाई कलाएं हैं और ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। तो ऐपण के बारे में जैसे मैंने बताया, ये देखिए रंगोली चित्रकला, तो इसको ऐपण से भी बिल्कुल इसी तरह से उकेरा जाता है, इसी तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं, राजस्थान में ही उसे मंडवा कहते हैं, गुजरात में उसे सत्या कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे रंगोली कहते हैं,
बिहार में उसे अरीपन कहते हैं, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में उसे चौक पूर्णा कहते हैं। दक्षिण भारत में उसे कोलम के नाम से जाना जाता है। देखिए, कला एक है और नाम अनेक है, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार उसको अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर एक तरह से किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि उत्तराखंड में जिसको ऐपण कहा जाता है, जो ऐपण की कला होती है, उसके देखिए कितने सारे नाम हैं। राजस्थान में उसे मंडवा कहते हैं, गुजरात में उसे सत्या कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे रंगोली कहते हैं, बिहार में अरीपन कहते हैं, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा कहते हैं, और दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी विशेष मांगलिक अवसरों पर, जितने भी मांगलिक अवसर होते हैं, तिथि होता है, त्योहार होता है, घर में कोई मांगलिक अवसर होता है, कोई गृह प्रवेश है, पूजा है, शादी है, विवाह है, मुंडन है, तो इन सब चीजों में ये बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार ही हमारी संस्कृति की पहचान है। कलाओं का यही अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे भारत की संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तानी दिखाई पड़ती है, इससे अधिक कहीं उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। तो इस तरह से देखिए, आज हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें अपने इस चैप्टर में सीखी भारतीय कलाओं से संबंधित, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, नृत्य कला से है, संगीत कला से संबंधित है। तो टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।